नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत में चर्चा यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत है। पिछले बरस का जो परसेप्शन इंडेक्स था वहाँ पाकिस्तान की रैंकिंग 124 थी, लेकिन अब वो रैंकिंग गिर के 140 पे चली गई है, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग जो है वो वहीं पे खड़ी है। इस पर एक खासी ताबड़तोड़ किस्म की बहस जो है वो छिड़ चुकी है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। इससे पहले 24 घंटे पहले अपोजिशन कि सारा फोकस उस चीज़ पे था जहां वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया था कि मैं अगर सड़कों पे आ जाऊंगा तो आपके ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन परसेप्शन इंडेक्स के चक्कर में वो मामला पीछे रह गया। इस वक्त मामला जो है वो परसेप्शन इंडेक्स का और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। इस हवाले से शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है वो पहले सुन लेते हैं। पाकिस्तान 2020 में दुनिया में 124 नंबर पर था। एक साल के अंदर हम 140 नंबर पे पहुंच गए और 124 नंबर से 140 नंबर पे आ जाना ये एक नया रिकॉर्ड है। इमरान खान जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला, और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर। दुनिया ने आज मोर सबत कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। पीटीआई के 3 साल में पाकिस्तान 117 नंबर से 140 पे पहुंच गया। आज जो मुल्क के अंदर महंगाई है ये इसी करप्शन की वजह से है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के टेक्निकल वजूहात क्या होती हैं इसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या एक्सप्लेन किया वो भी सुन लेते हैं। कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। इंटरेस्टिंग है कि फवाद चौधरी साहब ने ज़ाती तौर पर नाम नहीं लिया बल्कि सहाफ़ियों को कहा कि ख़ुद से इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सा सहाफ़ी है। अक्सर लोगों के जहन में एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जिनका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट से ताल्लुक़ जो है वो रह चुका है, नाम हम भी उनका नहीं ले रहे। बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पीएमएल के सीनियर रहनुमा है, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा जो कि वाइस चेयरपर्सन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की फ़ोन लाइन के ऊपर मुझे पहले पार्ट में ज्वाइन कर रही हैं। सेकंड पार्ट में हम आरिफ हबीब साहब से भी बात कर पाएंगे। जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहिबा जो अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ, जस्टिस जावेद आपने सुना नासिरा जावेद साहिबा कि खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि इससे ये साबित हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो कितने करप्ट हैं, उनकी हुकूमत कितनी करप्ट है। आप जो रिपोर्ट आपके सामने आई, ज़ाहिर आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ताल्लुक है, क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है इस रिपोर्ट में। अच्छा। ये 8 इदारों का जो है इंडेक्स 2021 का वो इन्होंने उनके शुमारियात इसमें शामिल किए हैं और इस नतीजे पे आए हैं जिस नतीजे पे वो है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप बात कर रहे थे कि ये जो एक इदारा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके कौन है सरबराह, तो ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने कौन से आदाद व शुमार पे ये बेस किया हुआ। बाकी इसमें ज्यादातर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, फिर वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स है, फिर जो है ये बर्लिन से रिपोर्ट शाया हुई है, उनका कोई है इदारा वर्ल्ड टंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। तो ये फर्क जाविया निगाह से इन इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की हुई है और इनको मिला के ये बर्लिन के इदारे ने बनाई गई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रही हैं कि 8 के 8 इदारे दर हकीकत पाकिस्तान का इनपुट उसमें है ही नहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। मैं चाहता हूँ नाजरीन भी समझ सकें, बल्कि ये सब यूरोपियन या अमेरिकन या बैरूनी ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपनी परसेप्शन या अपना कमेंट दिया है जिसके नतीजे में ये रिपोर्ट सारी बनी। ऐसा ही आप कह रही हैं?
नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इसमें कोई इनपुट नहीं है। अभी आप जिक्र कर रहे थे जी जी। कि ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क सर्विस जो है ये कोई पाकिस्तान का सोर्स है जिसने दिया हुआ है, लेकिन मैं इन लोगों को जानती नहीं जो भी इसमें है इंदराज जिनका हुआ हुआ है। मेरा तो यही तासर था कि ज़्यादातर ये यूरोपियन इदारे हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसमें तो हमारी रियासत का भी हिस्सा है। तो ये जो भी इदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक। ठीक हो गया, ये बात तो बड़ी अच्छी समझ आ गई। अच्छा, मैंने इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, मैं चाह रहा था थोड़ी आपसे इसकी मैं वजाहत समझ लूँ, कुछ हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए। ये रिपोर्ट जो है ये अभी आई है, तो ये 2021 के किस महीने तक की ये रिपोर्ट है, ये परसेप्शन का है? ये जो देखिए इदारों ने दिए हुए हैं ना रिपोर्टें, इनकी अक्सर तो किसी की जून 2021 पे इख्तिताम हुआ है, किसी के सितंबर 2021 में हुआ है, फिर बहुत से हैं जिनकी 2020 में है, फिर अप्रैल 2021 का है। तो यानी कि ये 2020-21 का जो वक्त है उसके बारे में ये रिपोर्ट है। अब वो मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे परेशानी सी हो रही थी कि इसमें अक्सर वो ममालिक जो मगरब के खिलाफ समझे जाते हैं वो सारे रेटिंग में बड़े नीचे हैं। सीरिया का 13 नंबर है, सोमालिया का 13 है, वेनेजुएला 14 है और अफगानिस्तान इसमें 16 नंबर पे था, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं अगस्त के बाद से कि वहाँ करप्शन तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि कस्टम्स की करप्शन सबसे ज़्यादा समझी जाती है और ट्रकर्स हमें ये बता रहे हैं, जो ट्रेडर और ट्रकर है, कि कस्टम अफगानिस्तान में पैसे नहीं मांग रही है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था। मेरे साथ रहिए, बहुत ही आपकी वेटी और बड़ी मुफीद प्रेजेंस है। जनाब फ़ारूक हबीब साहब, आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया ऑपोजिशन ने कि आप पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट आपकी हुकूमत जो है वो साबित हो गई है। वो ज़ाहिर है सारी इनका एक मसला ये है, इल्ज़ाम तो लग गया सर, सुन तो लेना। इनका एक मसला प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा रिपोर्ट पढ़े बगैर, और ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट अंग्रेज़ी में होती है, अच्छा, उसको पढ़े बगैर मिठाइयाँ खाते हैं। सुन तो लेना सर, मिठाइयाँ खाते हैं, ढोल बजाते हैं, भंगड़े डालते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि उसमें से निकला कुछ नहीं। देखें, हमारी हुकूमत, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अब लॉजिकल बात करूँगा। इस रिपोर्ट के अंदर किसी जगह के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो करप्शन है, किसी हुकूमती वजीर ने या प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन की है। जबकि जो शख्स शाहिद हकान अब्बासी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके ऊपर खुद जो है वो LNG का रेफरेंस दायर हुआ हुआ है, गो के ज़मानत के ऊपर हैं। उनकी जमात के एक लीडर जो हैं वो 4 असासे, जो 4 फ्लैट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर एवन फील्ड के ऊपर लंदन में जो बने हैं, नैब अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, नाहल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुए हैं। उस जमात के जो मौजूदा सदर हैं शहबाज शरीफ, उनके ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का केस है, जिसमें एक मकसूद चपड़ासी, यही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पे इल्जाम तो इतने लगाए, लेकिन हमारे ज़माने में परसेप्शन करप्शन की इतनी नहीं थी। सुन तो लेना, मकसूद चपड़ासी जो है उसके अकाउंट में 4 अरब आया हुआ है, TTs के केस में 7.5 अरब है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई पर्सनल करप्शन की गज़बनाक कहानी का कोई तस्वर नहीं है। हाँ, जो ये परसेप्शन इंडेक्स बात कर रहा है, पहले तो इसका आप देख लें कि इसका जो मॉडल है ये पूरे पाकिस्तान से 1600 लोगों से, यानी हर सूबे से 400 लोगों से उन्होंने इसका एक व्यू लिया है। 22 करोड़ की आबादी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लिया। जी, ये 400 लोगों से, पंजाब से 400 से 400 सिंध से। सो बेसिकली इसमें एक इनपुट है। जी, इसमें जस्ट नास्ता इकबाल को आपने सुना, उन्होंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इनपुट नहीं है। नहीं, वो उन्होंने अपनी जगह पे बात दुरुस्त फरमाई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं ना कर रहा। जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 8 मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, जिन रिपोर्टों को उन्होंने कंक्लूड करके टोटल 13 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से 8 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट बनाई गई है। टोटल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो दुनिया का इंडेक्स बनाया है वो 13 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन जो पाकिस्तान से रेलिवेंट है उसमें से वो 8 हैं। उन 8 में इसका भी मैं आपके सामने ज़रा अब एनालिसिस रख देता हूँ। उन 8 में से सवाए जो है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के, उसके अलावा 7 जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई ना तो तनज़ली है, ना ही उसके अंदर जो है वो कोई बेहतरी है। वो पिछले साल पर ही अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं। ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है
इन्होंने पाकिस्तान को 17 दर्जे, सुन लेना, 17 दर्जे नीचे किया। अब इसकी तफसीलात आना बाकी हैं, इन्होंने क्यों किया, कैसे किया, किसने इनको इन्फ्लुएंस किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सैंपल डाटा है 22 करोड़ की आबादी में जो 1600 का सैंपल डाटा है, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल बड़े महदूद थे, हम पूरी रिपोर्ट नहीं बना सकते थे, इस किस्म की भी उन्होंने माजूरी का इजहार किया। तो वो खुद अपनी ही रिपोर्ट के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है इसके अंदर हुकूमती सतह के ऊपर वजीर आजम पर, वजीरों पर, कैबिनेट पर किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। फिर एक मिनट, फिर ये कैसे कहते हैं कि ये करप्ट तरीन हुकूमत है, जहां पर ये रूल ऑफ लॉ का जो मसले हैं, जो हमारी जुडिशरी में तमाम के मामलात हैं, यहाँ जो पूरे निज़ाम को जो करप्ट किया हुआ है वो तो शरीफ खानदान करके गया। जावेद अब्बासी साहब, यहाँ तो मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, फारूक हबीब साहब, कि ये तो एक बड़े टेक्निकल किस्म का इनपुट है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक असेसमेंट की है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ चीज़ों से है, सिविल लिबर्टी से हो सकता है, डेमोक्रेसी की कंडीशन से हो सकता है, आपके यहाँ प्रियंका कुमार की तरह की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ हुकूमत की करप्शन, फेडरल गवर्नमेंट की जो करप्शन है वो तो कहीं पर भी नहीं है, मेंशन ही नहीं है। तो आपने कैसे कंक्लूड कर लिया जो 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 आपकी पार्टी कह रही है कि जनाब यहाँ साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत सबसे करप्ट है? ये वो सवाल रेज कर रहे हैं, जैसे खाकान अब्बासी साहब ने कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। मुझे आज पहली दफ़ा लगा कि फारूक हबीब साहब एक बड़ा जानदार आदमी है, उनको जवाब देने में बड़ी तकलीफ दे वास महसूस कर रहे थे, और मैं समझ रहा था कि आज वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि जो बयानिया था PTI का, जो इमरान खान साहब का था, जो कहा था कि करप्शन को मैं ख़त्म करूँगा, मैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और फिर इसके लिए लाजवाल वो बातें किया करते थे, आज इस रिपोर्ट के आने के बाद वो इनका बयानिया दफन हो गया है। वो इन्होंने बिल्कुल आज इन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये सारे इस बात पर न सिर्फ आज अफसुर्दा है, शर्मिंदा भी होंगे कि हमने कितने बड़े वादे खान साहब ने किए थे, और आज असल मसला जो है वो कौम के सामने आ गया है। पीरज़ादा साहब, बहुत सारे इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ हैं, इमरान खान जलसों से खिताब करते रहे, तकरीब से खिताब करते रहे, और इस रिपोर्ट को हमारे वक्तों में लहराया करते थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की, और खसात कहा करते थे कि ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं बनाते, ये दुनिया के तमाम ममालिक के लिए है, रेटिंग करती है, और साथ ही कहा करते थे कि इसकी बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है, और साथ ही फिर ताने दिया करते थे कि जो ममालिक करप्ट हैं उनका होश करें। आज अगर ये परसेप्शन इंडेक्स में भी मैं सर अगर आपकी बात की तशरीह कर लूं तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि रिपोर्ट में आया है कि पाकिस्तान के निजाम में करप्शन की परसेप्शन बढ़ी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट पे तो कोई इल्जाम आया नहीं उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए पीरज़ादा साहब, इस वक्त करप्शन कहां होती है? क्या ये जब हुकूमतें ही करप्शन होती हैं तो करप्शन बढ़ती है, हुकूमतें के अदारे जब पैसे ले रहे होते हैं तो करप्शन बढ़ती है, हुकूमत के अदारे ही जब ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो करप्शन बढ़ती है। 5 रिपोर्टें यहाँ आपके पास पड़ी हुई हैं। सबसे पहले अरबों रुपयों का यहाँ घपला हुआ है, दवाइयों का मिनिस्टर हटाया गया और कमीशन बनाया गया। अरबों रुपया का घपला हुआ है यहाँ सरकारी तौर पर गंदम का, आप जानते हैं। खरबों रुपया का चीनी में और खरबों रुपया यहाँ पेट्रोलियम में लोगों ने पैसा पाकिस्तान से लूटा है, पाकिस्तान की आवाम की जेबों से पैसा लूटा है, गरीब आवाम का। वो रिपोर्टें आई हैं, वो सारे लोग कहाँ खड़े हैं? वो हुकूमत के साथ आज बैठे हुए हैं। और आप नहीं समझते कि पंजाब के अंदर DC, DCO, DC, SSP, कमिश्नर, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों के ऊपर की जाती हैं। प्राइम वहां चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल बनाया हुआ है जो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों के साथ की जा रही है। यहाँ तारीख में ऐसी बड़ी करप्शन हमने नहीं देखी जो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में एक ऐसा सेल है। मैं आपकी बात जरा सही तरह से समझ लूं, आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के दफ्तर में एक सेल है जहां पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है DCO की। तमाम अफसरों का आप मेहरबानी करके आप ये सही सुना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी सही अफसर से पूछें, मेरी बात अगर आपको ना हो, आप किसी ब्यूरोक्रेट से पंजाब के अंदर पूछ लें कि पंजाब के अंदर अब ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह होती है, अपनी मर्जी की सीट किस तरह ली जाती है और किन लोगों से राब्ता किया जाता है और वो लोग कौन कौन से हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ है वो दुख ये था कि किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए जरूरी है कि वहां अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग हो। उसी भी जमहूरी मुल्क के लिए इन्होंने जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नैब था उसको इतना बदनाम किया, उसको इतना सख्त इस्तेमाल किया, उनके केसेस गलत उनसे बनवाए गए, उनकी जो रेपुटेशन थी और उनकी वो जस्टिस और एक आखिरी जुमला, इमरान खान साहब ने
पूरी दुनिया के लोगों को जा जाके बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जस्टिस नासरा चूंकि उन्होंने जाना था, मैं चेक कर लूं कि मेरे पास चली गई है। अच्छा ठीक है, वो सर आपका बड़ा मैं आपके जो सवाल है इनका जवाब देंगे मेरे साहब। मैं सिर्फ जस्टिस नासरा से, क्योंकि वो पहले पार्ट में हमारे साथ है। जस्टिस नासरा, आपका चूंकि उम्र भर आपका ताल्लुक रहा पाकिस्तान के कानून के लीगल इंस्टीट्यूशंस के साथ और फिर अदलिया के साथ आपका ताल्लुक रहा, आप क्या समझती हैं कि गुज़िश्ता 3.5 बरस में क्या जुडिशरी में परसेप्शन जो है करप्शन की उसमें इजाफा हुआ है, उसी तरह से है या कमी हुई? देखिए 2002 में मैं तो रिटायर कर दी, तो अब इसको 20 साल हो गए। आजकल जुडिशरी में जो है हजरात, इनको मैं जानती नहीं, खातून तो अब मेरा ख्याल है यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में एक ही रह गई हैं, आलिया नीलम, क्योंकि एक तो हमारी माशाल्लाह जो है कल से वो सुप्रीम कोर्ट में चली, वो तो खैर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अपना अंदाजा नहीं है कि तदबिया में कोई इस किस्म की जो है वो बेईमानी या कोई करप्शन का उनसर उस तरीका का हो सकता है, या है कि उनके ऊपर कोई असरअंदाज हो सकता है कि जी आप लोग इस तरीके से फैसला करिए या उस तरीके से फैसला किए। आज़ाद अदलिया है और वो दाद रसी के लिए है कि जो कोई ऐसी बदअनवानियां करे या गलत काम करे, मुकन्ना करे या इंतजामिया करे, तो लोग उनसे दाद रसी कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ही इट्स द लीस्ट डेंजरस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इवन टुडे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस नासरा जावेद एक्सप्लेन कर रही थी कि अदलिया के हवाले से कम उनके पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि वहाँ पर इस किस्म की बदअनवानी या करप्शन हो रही है। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि इस किस्म की जब भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें रूल ऑफ लॉ और जस्टिस की बात की जाती है कि फ़लाँ मुल्क के बारे में परसेप्शन है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, वहाँ सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, और इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है किसी मुल्क की अदलिया से होता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फ़ारूक हबीब साहब से जवाब लेते हैं, उसके बाद हमें आरिफ हबीब साहब ज्वाइन कर सकेंगे आफ्टर द ब्रेक, एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। वक्फे से पहले जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल से हमारी डिस्कशन आपने देखी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से, जहां ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान जो है उसकी परसेप्शन जो है पहले अगर 124 पे थी तो अब 140 पे चली गई है। वो हवाले से हम बहस को जारी रखेंगे, लेकिन एक और भी इस पर मौजू हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उस मौजू का ताल्लुक इस चीज़ से है कि हम ये सुन रहे हैं कि हुकूमत अब ये कह रही है कि उसकी जो रीअसेसमेंट या रीएडजस्टमेंट हुई है ग्रोथ रेट की, वो शो करती है कि पाकिस्तान की मईशत ने 2021 में 5.3% से ग्रो किया। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हाउसिंग के हवाले से एक तकरीब से जब बात कर रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने प्रोग्रेस की तरफ इशारा किया। वो सुनते हैं क्या कहा। वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो 5.07% थी। कोरोना के दौर में इस बहुत तेज़ी से, यानी इसका मतलब कि हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है। जो 4 इंडिकेटर्स हैं वर्ल्ड बैंक में, उन चारों इंडिकेटर्स में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, और दूसरा हमने अपने देहात में पूरी मदद की अपने किसानों की। हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी हमने पूरी मदद की। स्पोर्ट्स भी रिकॉर्ड हैं, रेमिटेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है। नाज़रीन, अभी आपने सुना पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर हैं। आरिफ हबीब ग्रुप 10,000 से ज़्यादा उसके एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़ा ये टैक्स स्पिनर है पाकिस्तान का। आरिफ हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफ हबीब साहब, हुकूमत की दावा कर रही है वर्ल्ड बैंक को कोट करके कि 5.3% के करीब उसकी या 5.03% के करीब इकनॉमिक ग्रोथ हुई है 2021 में, जबकि अपोजिशन और मीडिया में लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर पाकिस्तान की मईशत में इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है तो आवाम तक उसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये ग्रोथ तो जो है, जो नंबर्स कोट हो रहे हैं वो बिलीवेबल हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड जो है जो वी टाइप रिकवरी आई इकोनॉमी में और तमाम सेक्टर्स में, आपने देखा कि उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में जो है वो काफ़ी हमने बेहतरी देखी। तो उस लिहाज से आई थिंक ये तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन जो इसके जो डिविडेंड्स हैं वो आम आदमी तक जो नहीं पहुंचे, उसकी जो शिकायत है, उसकी मेन वजह आई थिंक ये है कि जो प्राइस इंक्रीजेज हुई हैं, जो महंगाई हुई है और जो ये इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट जो है वो बढ़ गई, और उसकी वजह से आपने ऑयल की प्राइस डबल हो गई, कोल की प्राइस, स्टील की प्राइस, कुकिंग ऑयल,
ये सब चीजें जो है वो बढ़ी हैं। तो जाहिर है लोग वो प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर उनकी आमदनी में इजाफा अगर हुआ भी कुछ, तो वो जो है वो महंगाई जो है वो भी हुई है, तो उसका जो है वो प्रेशर जो है फील कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि वेजेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो बढ़ी है, रेमिटेंसेस बढ़ी है। रेमिटेंसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ कि जब वो 20-21 बिलियन डॉलर आता था तो वो 105 रुपए से कन्वर्ट होता था। अब ये 30 बिलियन डॉलर जो है वो 165-70 रुपए से जो है वो कन्वर्ट होता है। तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज एडिशनल जो है वो लोगों के हाथ में आए। टूरिज्म में अच्छा जो है वो देखे तो वो चीजें, लेकिन जो है वो रिटेल वगैरह में, हॉस्पिटलिटी में, एयरलाइंस में, वहाँ जो है वो उन बिजनेसेस में जो है वो प्रेशर देखा गया। और नौकरी पेशा लोगों पर जो है वो। आरिफ हबीब साहब, आपका चूंकि बैकग्राउंड भी फाइनेंस से है, बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट खड़ा करने से पहले आपका ताल्लुक फाइनेंस के सेक्टर से रहा है, प्रिंसिपली फाइनेंस से, सिक्योरिटीज मार्केट से आपका ताल्लुक है। तो ये जो ग्रोथ 5.3% की जो ग्रोथ हमारे सामने आती है, ये भी तो फाइनेंशियल नंबर्स की ग्रोथ है। तो जो महंगाई है, जो प्राइस इंडेक्स का बढ़ना है, जो कीमतें बढ़ गई हैं, वो भी तो फिर ग्रोथ के अंदर नजर आ रहा है ना? सही नहीं है? सही आई थिंक उसमें मेनली तो जो है वो वॉल्यूम जो है, अच्छा, उसकी ग्रोथ है। और उसमें जो है वो आई बिलीव कि प्राइस का जो है वो एलिमेंट जो है वो कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर वो वॉल्यूम बेस्ड है। अच्छा, आप समझते हैं वॉल्यूम बेस्ड। अच्छा, मेरे साथ रहिए जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अब आप ज़ाहिर है कि एक्सपर्ट से सुन रहे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो समझते हैं कि वाकई है जो ग्रोथ हुई है, और जहां बहुत से सेक्टर्स जो हैं आबादी के, उनको फ़ायदा पहुंचा। कुछ सेक्टर्स जैसे तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर शदीद प्रेशर भी है। आपके जहन में क्या सवाल पैदा होता है? चूंकि ज़ाहिर है मीडिया और अपोजिशन तो नहीं समझते कि ग्रोथ हो रही है। देखिए, जो भी कोई फिगर बता दे, अगर तो इन फिगर का ये फायदा होता कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा आ रही होती, जॉब लोगों को ज्यादा मिल रही होती, गुर्बत में कमी आई होती, और सबसे ज्यादा कि कीमतों में कमी आई होती, या कीमतें कम से कम वही होती, या कुछ परसेंटेज उसका इजाफा होता। यहाँ तो 300% से भी ज्यादा कीमतें जो बहुत सी चीजों में आपने बढ़ी हैं, आपने देखी हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक अगर पाकिस्तान के किसी भी आप शहर में चले जाएं, किसी भी आप कस्बे में चले जाएं, किसी भी आप इलाके में चले जाएं, लोग इस वक्त इस महंगाई के हाथों जो है वो बेइंतहा मजबूर है। बच्चों को स्कूल की फीसें नहीं दे सकते, अस्पतालों में अपने वालिदैन का इलाज नहीं करा सकते, और कोई बाकी चीजें खरीदना तो नामुमकिन है। और ये हम नहीं कह रहे, इनके अपने जो लोग हैं, आपने देखा कि परवेज खट्टर साहब ने क्या बातें की। उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ जो अशर हुआ है, अगर इन पर चीजों को आपने तवज्जो नहीं दी तो पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ अशर होगा, और इमरान साहब हम आपको वोट देने के काबिल नहीं होंगे। फिर नूर आलम साहब ने जो बातें की हैं, बाकी पाकिस्तान के जो सियासतदान जो है वो लोग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस आम आदमी, या आपके अभी कैमरा मैन हैं, इनसे पूछ लें, बाकी लोगों से पूछ लें, आप चाहते हैं मार्केट के अंदर, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा? मैं सिर्फ आपका सवाल मैं आपका आर्गुमेंट समझना चाह रहा हूं कि आप ये नहीं कहते कि ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ हो रही है 5% से ज्यादा, लेकिन आवाम का भला नहीं हो रहा, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, हम देखें, ये ग्रोथ, ये फिगर ये बता रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें पहले भी बताई हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब असद उमर साहब को लेके आए थे तो इसी तरह की ख्वाबें हमें दिखाई थी कि हमारी बहुत बर्बाद में क्या नतीजा निकला। फिर हफीज शेख आए तो क्या नतीजा निकला। फिर तो आप नहीं समझते कि ग्रोथ हो रही, आप समझते हैं फिगर ही गलत है? नहीं, फिगर तो वर्ल्ड बैंक का है। फिगर भी मेरा ख्याल है, मैं फिगर तो वर्ल्ड बैंक का है, ये फिगर ठीक नहीं है, वरना इसका जरूर ट्रिकल इफेक्ट जो है वो जरूर नीचे जरूर आता अगर ये फिगर ठीक होते तो। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुकाबले में वर्ल्ड बैंक तो ज्यादा मुस्तनद इदारा है। देखें जी, अब मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूं कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं जो मेरी समझ में आ रही है कि अगर ये ग्रोथ अगर बेहतरी इस मुल्क की इकानमी होती तो आम आदमी को फायदा होता, कीमतों में कमी होती, आज जो एनर्जी का क्राइसिस है वो ना हो रहा। चल यही रुक जाए जरा फरूख हबीब साहब, ठीक है, हम आप मिनिस्टर हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। सेनेटर साहब का, सेनेटर साहब रुके जरा, सेनेटर साहब देखें, सेनेटर साहब का ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये ग्रोथ जेन्युइन होती, वाकई हो रही होती, या इस ग्रोथ का क्या फायदा? मैं तो ये, जब आम आदमी का भला नहीं हो रहा, वो तो कह रहे हैं कि आपका पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हर तरफ सफाया होने वाला है महंगाई की वजह से। देखें, मुझे 120 सेकंड चाहिए, यानी 2 मिनट आपके चाहिए अनएंटर। 2 ही लेने, 2 मिनट ही लूंगा पूरे। आप स्टॉप वॉच आप लगा लें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है? बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है
कि कंपैरिजन ये होना चाहिए कि जहां पर हमें हुकूमत मिली, हमें 2018 में हुकूमत मिली, बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर मिली, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले पड़े हुए थे, फॉरेन रेमिटेंसेज 18 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा था और टैक्स कलेक्शन 3800 अरब पे खड़ी थी। आज 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तारीख की रिकॉर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स पिछले साल अचीव की, 29% इस साल इजाफा हो चुका है। आपकी टैक्स कलेक्शन 3000 अरब रुपया हो चुकी है, इंशाल्लाह 6000 अरब का हम टारगेट जो है वो अचीव करने जा रहे हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर हमारा जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 29% इजाफा हुआ है, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में हमारे इजाफा हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू हमारा 32% से बढ़ा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड गाड़ियों की स्केल, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल, रिकॉर्ड जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने क्रेडिट टेक ऑफ किया 1400 अरब रुपया। आम आदमी को क्यों फायदा नहीं? एक मिनट, आम आदमी को कैसे फायदा नहीं हुआ? कोविड जैसा चैलेंज आया था नून लीग को, आलमी सतह पर जो महंगाई कीमतें बढ़ी हैं, नहीं, उनको ये चैलेंज आया था, कोई दहशतगर्दी का चैलेंज नहीं था। कराची देखें, दहशतगर्दी के चैलेंज का आलमी सतह, घी की आलमी सतह की कीमतों से क्या ताल्लुक है, पेट्रोल की आलमी सतह से कीमतों से क्या ताल्लुक है? वो तो एक इंटरनल मामला था। लेकिन हमें $40 वाला तेल 85 पे हो गया, हमें जो $400 वाला खुर्दनी तेल $1300 के ऊपर हो गया। ये तमाम चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। आज महंगाई अमेरिका में नहीं है, यूएस में नहीं है, आपकी यूके में नहीं है ना सवाल का। वो ये कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ का क्या फायदा अगर एक आम आदमी ये जवाब है, सुन लेना, ये जवाब है। आप ग्रोथ का फायदा, क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई एक डायलेमा है। अब आ जाएं आप आम आदमी को ग्रोथ का क्या फायदा है? आम आदमी की जो कोरोना की वजह से जॉब्स जा सकती थी, तो जॉब्स नहीं गई, जॉब्स रीइंस्टेट हुई, नई जॉब्स में इजाफा हुआ और सिर्फ 1000 अरब रुपए के मंसूबे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अप्रूव हुए हैं। ये जो लोगों की नई फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, 12 अरब डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट हुई है। जो टफ 450 अरब का दिया है हमने, वो सारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही है उससे। वो टेक्सटाइल से आपकी 40% लेबर मुंसलिक है, नए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। हाँ, जहाँ तरक्की नहीं हो रही वो नून लीग के बैंक बैलेंस में तरक्की नहीं हो रही इनके लीडरान के अंदर, क्योंकि इनके पास इक़्तिदार नहीं है। इस वजह से इनको हर चीज बुरी। 2 मिनट मैंने पूरे 2 मिनट 5 सेकंड आपने ले लिए। आरिफ हबीब साहब, 2 सवाल आपसे। पहला सवाल ये है कि क्या नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? क्या नई इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्या इंटरनल डोमेस्टिक के रीजनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है? और अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? देखिए, मतलब ये है कि जॉब क्रिएट तो हो रही हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से जो है वो कम है, क्योंकि लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ाई गई थी। तो वो ज्यादा बढ़ाने की वजह से जो अभी जॉब हो रही है, तो उस पे ज़ाहिर लोग जो है वो इतना इत्मीनान का इजहार नहीं कर। देखिए, टेक्सटाइल में आपने बताया इतनी ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट हुई है, तो वहाँ हायर प्रोडक्शन हुई है, तो फिर जो है वो एक्सपोर्ट हुई है। इसी तरह हमारा जो टूरिज्म बढ़ा है, तो टूरिज्म में जो है लोग ही खपते हैं, और अगर हमारे कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर बढ़ा है तो उसमें भी लोग ही जो है वो खपते हैं, उनके वेजेस भी जो है वो बढ़े हैं। लेकिन वो जो है उसमें जरूर क्रिएट हुआ है जॉब क्रिएशन, लेकिन चूंकि जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी, तो उस वजह से जो है तवक्कुआत के हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि आपसे पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे, और जाहिर है आपको पता पूरा पाकिस्तान ये डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान की करप्शन की जो परसेप्शन है वो बढ़ गई है। अब आप एक बहुत बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका वास्ता डिस्ट्रिक्ट हुकूमत से भी पड़ता है, लोकल गवर्नमेंट से पड़ता है, एक्साइज टैक्सेशन से पड़ता है, कस्टम से पड़ता है, जुडिशरी से पड़ता है, फेडरल गवर्नमेंट से पड़ता है, हर स्टेज पे आपका पड़ता है। आपका क्या यानी परसेप्शन है कि 3.5 बरस में क्या पाकिस्तान में जो रुकावट आपके रास्ता पे आती है करप्शन की, वो उसी तरह की है जैसे पहले थी, उसमें इजाफा हो गया है, उसमें कमी हो गई है? क्या है आपकी परसेप्शन? आई थिंक नीचे लेवल पे तो जो है वो इजाफा हो गया है। अच्छा। करप्शन में, और जो है वो मुश्किलात और ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं, तो वहाँ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो करेक्टिव मेजर्स की जो है वो जरूरत है, और उससे जरा जो है मायूसी फैल रही। पर देखें डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी खेलना जो है वो हम कम करें, हम पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान जो है की बेहतरी के लिए क्या सबको मिलके करना चाहिए। देखिए, हम एक दूसरे को अगर जो है वो बुरा कहते हम पाकिस्तान को बुरा कहने लग जाते हैं, और ये इसकी वजह से पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो हमारे नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। तो उसकी वजह से लोगों में मायूसी होती है। तो एज ए पाकिस्तानी
जो है मुझे उसकी ज्यादा फिक्र होती है कि हम अपने पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से। सही कह रहे हैं कि आपस की जो खींचातानी है, आपस की खींचातानी, और ये चीज हिंदुस्तान में नहीं होती है। जरा क्विक जावेद अब्बासी साहब की जो आपस की सियासी खींचातानी है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल कर लेते हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान की परसेप्शन खराब रहती है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल मैं आरिफ हबीब साहब से 100% मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म सिर्फ अपोजिशन को बदनाम करने के लिए सारी दुनिया में जाके कहता है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करप्ट मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बड़े करप्शन में हैं, पाकिस्तान के सियासतदान सारे करप्ट हैं, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट सारे करप्ट हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन सारे करप्ट हैं, तो वो परसेप्शन बहुत गलत क्रिएट की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सारी दुनिया में जाके। वो काश ये बातें ना करे, वो जरूर उनके पास हुकूमत है, 3.5 साल हो गए हैं, जिसने करप्शन किया उसे पैसे भी रिकवर करें, उसे लटकाएं अदालतों के जरिए, लेकिन मेहरबानी करके सिर्फ गाली देने से, एक माहौल क्रिएट करने से, दुनिया में अपना तमाशा लगाने से ये हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो आज तमाशा इन्होंने अपना लगाया और सारी दुनिया में लगाया, और फिर रिपोर्टें इनकी ये आ रही हैं कि ये सबसे आगे हैं, ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन कहा था नेशनल असेंबली में कि आओ मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, अगर उस वक्त उनकी बात सुन लेते, उस वक्त ताने ना देते, और ये ताने दे रहे थे कि वो एनआरओ मांग रहा है, वो जेल से जान छुड़ाता है, आज मुल्क की इकॉनमी भी ठीक होती, सारे स्टेक होल्डर मिलकर इस मुल्क की प्रोग्रेस के लिए मिलकर काम करते, लेकिन इन्होंने बहुत देर कर दी। अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ब्रेक लेते हैं कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उनकी जमात ने करप्शन की दुहाई बहुत दी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, तो उस हवाले से भी परसेप्शन में कम से कम जो है वो ज़रूर इजाफा हुआ। कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। दोनों हमारे सियासी धड़े जो हैं और हमारे जो सियासतदानों की जो चपकलश है उससे घबरा के आरिफ हबीब साहब तो अब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो तो हमें छोड़ के चले गए इस पार्ट में, बिकॉज बड़ी ओवर्ट पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही थी। यहाँ से शुरू करते हैं आरिफ फ़ारूक हबीब साहब से। फ़ारूक हबीब साहब, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने बात ख़त्म की, उसमें बड़ा वज़न है, हालांकि शायद उन्होंने इतनी एहसास किया होगा कि उसमें कितना वज़न है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी दुनिया में दुहाई दी और आपकी पार्टी ने दुहाई थी कि जनाब यहाँ बड़ी करप्शन है, अदालतें इनके फैसले नहीं कर पा रहे, प्राइम मिनिस्टर का आपने कह दिया कि वो करप्ट है, तो उन तमाम इल्ज़ामात के नतीजे में दुनिया में इस परसेप्शन में भी इजाफा हुआ कि पाकिस्तान में नहीं। देखें, बात ये है कि क्या इन्होंने सही नहीं, देखें, क्या ये सही नहीं है कि इन्होंने करप्शन नहीं की? क्या ये सही नहीं है इन्होंने मुल्क को नहीं लूटा? क्या ये सही नहीं है कि आज पूरा ख़ानदान बाहर मफरूर बन के क्यों बैठा हुआ है? क्या ये सही नहीं है कि वो जो लंदन के 18-18 साल के जो फ्लैट्स हैं, जो कि करोड़ों पाउंड्स के वो फ्लैट्स हैं, वो 18-18 साल के बच्चों ने कहाँ से ख़रीद लिए? क्या ये सही नहीं है कि इन्होंने जो लूट मार की है उसके ऊपर दुनिया के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, किताबें उसके ऊपर जो है वो छपी हुई हैं? इमरान खान ने कोई अलग बात नहीं की। इमरान खान तो इस मुल्क के अंदर वो वाहिद वज़ीर आज़म है डॉक्टर साहब जो इक़्तिदार में आने से पहले अपनी दौलत का हिसाब देकर आया, 40 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स दिखाए, 40 साल कमाई का हिसाब, सारी बहस से परसेप्शन में इजाफा हो गया। एक मिनट 40 से ज़ायद 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट्स दिखाए और सारा पैसा बाहर कमाकर बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर आया। लेकिन इस सारी बहस के नतीजे में एक तासुर में इजाफा हुआ कि मुल्क बड़ा करप्ट है। नहीं, तासुर का नहीं है। मुझे आप बताएं, क्या बाहर वाले बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं पता ये जो दौलत पड़ी हुई है ये किसकी पड़ी हुई है, ये कैसे आई है, ये स्विस अकाउंटों में पैसे पड़े हुए हैं? मुझे आप ये बताएं, ये तो इसहाक डार ने बयान दिया हुआ है कि पाकिस्तानियों का जनाब 2000 अरब रुपया जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। ये मैंने चिकन एंड एग किस्म का ये आर्गुमेंट है, ये एक सर्कुलर आर्गुमेंट है कि चूंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बहुत दुहाई दी, पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया भर में कि बड़ी करप्शन है, ये भी दुहाई दी कि फैसले लोगों ने कहा कि जुडिशरी नहीं करती, तो तासुर में बतदरीज इजाफा हुआ, लेकिन जिम्मेदार आप लोग हैं, बिकॉज वो करप्शन के इल्जामात हकीकत आपकी तरफ हैं, परसेप्शन में आप इजाफा हो रहा है। मैं इमरान खान साहब ने इक़्तिदार इसलिए लिया था, पाकिस्तान की आवाम को हर लम्हे हर जगह खड़े होकर ये कहते थे, जलसा हो, कोई टॉक शो हो, किसी मीटिंग में हो, कि मुझे इक़्तिदार दें और मैं आकर इन करप्ट लोगों से पैसे वसूल करूंगा। और उन्होंने यहाँ शहजाद अकबर की तरह कैसे लोग लगाए थे, कितनी बड़ी बड़ी उसने किए, कितने बड़े बड़े उसने इल्जाम लगाए हैं, कितनी बड़ी उसने कहा कि फलां की मैं रिकवरी पैसे लेकर हूँ। पीरजादा साहब 1 रुपया इन्होंने कोई किसी से वसूल करके लाया, अगर ये ले आते, अदालतों से सजा दिलवाते, अदालतों में ये कैसे साबित करते, अब 5 साल के बाद भी आप देख लेना कि ये यही इल्जाम लगाएंगे। इन्होंने इस मुल्क की इकानमी तबाह कर दी, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सारे निज़ाम का इन्होंने जो रिफॉर्म्स लानी थी वो ये भूल गए। कोई एक काम बताए ना कि जो इन्होंने किया। हम आप हुकूमत में आप कहते हैं, हुकूमत का ये होती है
कि आपके पास आधार हैं, अभी तक तो आपने सबको लटकाया होता, अभी तक तो अरबों रुपए आपने वसूल करके ले आए होते। किस तरह शहजाद अकबर ने अब लोगों से वादे किए, प्राइम मिनिस्टर को मिसलेड किया, झूठी बातें की और आज उसको आखिर भेज जाना पड़ा। तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे और ये बातें करने में महारत रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर आज अदालतें पाकिस्तान की क्या कह रही हैं, आज हाई कोर्ट जावेद अब्बासी साहब, उस पे आर्गुमेंट ये है कि चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा कमजोर है, अभी एक आदमी है पिंडी इस्लामाबाद में, उसने एक लड़की को जद्दोकूब किया, उसकी वीडियो आ गई, सेक्सुअल अब्यूज किया, बाद में उसका भी केस साबित करना बड़ा मुश्किल है अदालती निज़ाम से। तो अदालती निज़ाम बड़ा कमजोर है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा कमजोर है, इसलिए लोगों को सजाएं नहीं मिल सकती। इस पे क्या जवाब है आपका? ज्यादा साहब मैं कहता हूं कि ये बात अगर फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी ले जाए तो कोई एक कदम तो ये उठाते ना, कोई पुलिस रिफॉर्म बेहतर कर लेते, कोई पुलिस को अच्छी कर लेते, कोई प्रोसिक्यूशन को बेहतरी कर लेते, कोई जुडिशरी एकेडमीज बना लेते, उसमें बेहतरी ले आके आते, कोई चीज ये कहते कि इसमें खराबी थी तो उसको हमने ठीक करने के लिए रास्ता अख्तियार किया है। एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है, फरख हबीब साहब उसका शायद हिस्सा नहीं है, जो गाली देती है, जो इल्जाम लगाती है, जो आकर शोशे छोड़ती है। अभी फवाद साहब ने शोशा छोड़ा कि 4 आदमी जाकर किसी बहुत आम शख्सियत से मिले, हम कहें मेहरबानी करके नाम बताओ वो कौन है, चुप फिरते हैं। वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं कि मुझसे लोग नारो मांग रहे हैं, हम कहें मेहरबानी करके किसी एक आदमी का नाम बताएं किसने नारो मांगा, आज तक बताने से कासिर है और आखिर में आप धमकी दे रहे हैं, मुझे निकाला गया। ठीक है, लेकिन आपका ये जो है ना आर्गुमेंट कि रिफॉर्म तो करनी थी कुछ ना कुछ, यहीं से फरूख हबीब साहब की तरफ आते हैं। फरूख हबीब साहब, उनको आर्गुमेंट यह है कि अगर ये मान ले कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अदालती निज़ाम, पुलिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, नैब वगैरह कमज़ोर है, तो फिर आपको इनको रिफॉर्म करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी थी। नहीं, देखें, अच्छी बात है कि जावेद अब्बासी साहब ने अपनी नाकामी का तो एतराफ़ किया कि 3 साल से ये दौरे इक़्तिदार में 3 बार वज़ीर आज़म बने, ये ना प्रोसिक्यूशन ठीक कर सके, ना पुलिस ठीक कर सके, ना रिफॉर्म्स ला सके, बल्कि इन्होंने इसको ख़राब किया। बड़ा शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब का कि इन्होंने ये सच बोला। हाँ, यकीनन ये अब हमारी जिम्मेदारी है, हमने पाकिस्तान की आवाम से वादा किया है, आप ज़रा सुन लें ना, हमने पाकिस्तान की आवाम से ये वादा किया हुआ है और अब हम जो है 3.5 साल तो आपको भी गुज़र, अब हम नहीं, देखें, हमारी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आज काबीना ने जो है वो पास कर दी हैं। हम जो है वो सिविल दीवानी कानून में ऑलरेडी चेंज लेकर आ चुके हैं। इन्होंने हमारे साथ एक लम्हा ताउन नहीं किया। ये जो 9 महीने की लिमिट है, ये कहता हूं फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर अपना ये फैसला करेगी 9 महीने में, से कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे आप? देखें, वो इधर तो 9 महीने में कोई फैसला हुआ ही नहीं, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब इनके पास आगे एक टेस्ट केस आ रहा है। ये जो आज काबीना ने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अप्रूव की हैं, ये अब पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है। अच्छा। और उस पर पता चल जाएगा कि ये ऑपोजिशन उस पर कितना हमारा साथ देती है या नहीं देती। अच्छा। ये इन्होंने आज तक सवाए अदम एतमाद, इस्तीफों, ब्लैकमेलिंग, NRO के हथकंडों के अलावा किसी रिफॉर्म में हुकूमत का साथ नहीं दिया इन्होंने। हम तो रिफॉर्म गवर्नमेंट हैं, रिफॉर्म्स करने में हमेशा जो है वो तकलीफ दे होती हैं, बार्स को भी देखना है, जुडिशरी को भी देखना है, बॉल इन्होंने आपके कोर्ट में फेंक दिया है। अब आप करें ना, हमारे तो ये इन्होंने आपको फंसा दिया है। ये जो क्रिमिनल रिफॉर्म पॉलिसी आई है कैबिनेट ने, जिसको अप्रूव किया है, अब ये पार्लियामेंट में आएगी, इसको PMLN सपोर्ट करेगी, जिसमें यह है कि हर केस का पहली अदालत से जो सेशन कोर्ट होता है वहां से 9 महीने में उसका फैसला होना चाहिए, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब नैब लॉ पास कराया गया था तो इसमें अभी तक 60 डेज लिखे हुए। हम जितने लॉ बाकी भी पास करते हैं इसमें हम टाइम फ्रेम देते हैं, लेकिन ये मुमकिन होता ही नहीं है। कौन बाद में जाकर अदालतों से पूछ सकता है कि आपने इस टाइम लिमिट पर नहीं की और नहीं की तो क्या सजा होगी? ये सारी बातें जो हैं, ये बातें करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। और मैं इन्होंने एक सिंपल लॉ आप देख लेंगे, जो इनको आप खुद सूट करते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आके उन्होंने काम किया। ये आप ये कह रहे हैं कि फिर इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं सेनेटर साहब के रिफॉर्म मुमकिन ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं कौन करवाएगा अदालतों से, आखिर बाकी दुनिया में तो है ना कि जब केस शुरू होता है तो फिर खत्म होता है, मर्डर का फॉर इंस्टेंस जो है। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पूछ लें कि यहाँ बेशुमार लॉ हैं जिनमें ये टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है, हुकूमत जब डिले कर रही हो, नैब जब डिले कर रही हो, उनके वकील पेश ना हो रहे हो, कई रेफरेंस इन्होंने फाइल किए, चलान नहीं, रेफरेंस नहीं फाइल कर सके, इन्होंने लोगों को अरेस्ट कर दिया। 2.5 साल में ये रेफरेंस नहीं जो नहीं फाइल कर सके। ये मामला कैपेसिटी का है, ये अदारों की का है। उन अदारों को तो ये ठीक कर नहीं रही, प्रोसिक्यूशन को ठीक नहीं करे। ये लिखने में जो मर्जी है लिख लें, असल जो काम करने वाला था उसमें ये बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन ये डिफरेंट सही है। आपके
आपकी दलील में बड़ा वजन है, लेकिन असल सवाल वहीं रह गया कि जब ये पार्लियामेंट के सामने आएगी इनकी क्रिमिनल पॉलिसी, रिफॉर्म पॉलिसी, इसको सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ हर सूरत सपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हुआ बिल्कुल उसके लिए सपोर्ट करेंगे। और कई ऐसे लॉ हैं जिनको सपोर्ट किया गया, लेकिन वो बाद में जब आएगा वो ब्लूप्रिंट सामने आएगा, देखेंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक की तरह आया है तो फिर उसको कौन सपोर्ट करेगा? अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी ये सरेंडर करे तो उसको तो सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए, निजाम की बेहतरी के लिए आए, बिल्कुल क्यों नहीं, ये होना चाहिए और इसमें हम सब की जरूरत है। अच्छा, पहली बात, इसमें क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है? आपकी जो नई क्रिमिनल लॉ पॉलिसी है, कैसे सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है? इसमें कोई ऐसी इंटरनेशनल कंपल्शन तो नहीं है पाकिस्तानियों को बाहर हवाले करना वगैरह, ऐसा तो नहीं? ऐसी कुछ नहीं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो, देखें, वो तरीकाकार होता है कंट्री टू कंट्री, आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स के हैं, दोनों तरफा ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें नहीं, ये तो सिंपली पाकिस्तान के हवाले से है। इसमें यह है, ज़ाहिर बात है कि शरीफ खानदान के लिए खतरे का घंटा इस वजह से है कि ये बेजा इल्तवाएँ ले लेते हैं, इल्तवाएँ लेके तारीखों के पीछे छुपते हैं, 3-3, 4-4 साल केसेस का फैसला नहीं होने देते। अब जो है कोई जाली गवाह नहीं लेकर आ सकता, कोई उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस हवाले से केसेस का फैसला स्पीडी ट्रायल होगा और ये स्पीडी ट्रायल को मेक श्योर करने के लिए पूरा मैकेनिज्म लाया जा रहा है। इस वजह से मैं जावेद अब्बासी कह रहे हैं हम सपोर्ट कर सकते हैं, इस वजह से मैं जावेद अब्बासी साहब को कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो क्विक रिस्पांस दीवार की दूसरी जानिब खड़े होंगे और फिर जावेद अब्बासी साहब 30-40 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से बात मुकम्मल कर लें। तारीख में जिस सबसे ज्यादा जिस केस में तारीखें ली गई हैं, जिसको इल्तवा में डाल में वकील चेंज किया गया है, जिसमें अदालतों पर अदम एतमाद किया गया, वो फॉरेन फंडिंग केस था। कहा हुकूमत प्रेसिडेंट फीड करती और उसका 3 महीने के अंदर अंदर फैसला कर लेती तो बाकी अदालतें भी और बाकी लोग भी इसी तरह करते। लेकिन जब हुकूमत का अपना केस होता है तो ये रवैया हो तो फिर कहाँ इंसाफ हो सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जावेद अब्बासी साहब ने अपनी दलील जो है उसका अख्ताम किया। वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब का भी, जनाब फ़ारूक हबीब साहब का भी, आरिफ हबीब साहब का, जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा का। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।